नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक न्यूज़ की जो सीरीज है उसको चालू कर रखा है, उसी क्रम में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं एकदम करंट का टॉपिक है 58वां टाइगर रिजर्व। ये दोस्तों इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। आप सभी लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उससे आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, जैसे कि टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन है, अभ्यारण्य है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अक्सर उसमें पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ यदि आप एसएससी हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य जो भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनकी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जरूरी हो जाता है। चलिए अपन इसको चालू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में ऐसा क्या है 58वां टाइगर रिजर्व। इसमें हम क्वेश्चन आंसरों को भी देखेंगे जैसा कि अपनी हर एक क्लास में होता है कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब ये है कहां पर, चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। एक तो 58वां बाघ अभ्यारण्य है या टाइगर रिजर्व है माधव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। कहां पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। ये तो हो गई पहली बात। अब देखिए जो आज हमारी विषय वस्तु है उसमें क्या क्या है। पहली बात तो चर्चा में क्यों है इस पे ध्यान देंगे। 58वां टाइगर रिजर्व, इस पर थोड़ी अपन बात करेंगे। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व, चूंकि अब इसकी बात हुई है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो बाघ है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इसकी चर्चा भी होना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं वो कितने हैं। इसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर कुल बाघों की संख्या, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए चर्चा में क्यों। भारत सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को, भारत सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, यही क्षेत्र शिवपुरी वाला क्षेत्र है। अगर हम ध्यान से इसको देखें तो इसको हम चंबल क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। कुछ बातें हैं इनको आप लोग समझ लें। जैसे कि ये चंबल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, कारण ये है कि जो चंबल नदी है वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकलती हुई जाती है, तो उसी के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, अगर हम देखें तो यहाँ पर यदि नदी की हम बात करें तो कौन सी नदी है मुख्यतः, यदि अभ्यारण्य की भी हम बात करें, अगर वहां से जो पास से नदी गुजरती है वो है सिंध नदी। कौन सी? सिंध नदी। ये दोनों बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप मध्य प्रदेश के भूगोल में अक्सर इसको पढ़ते भी होंगे कि जो सिंध नदी है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, शिवपुरी से होकर गुजरती है। तो दो बातों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक तो चंबल वाला क्षेत्र है, चंबल थोड़ा दूर को निकलती है लेकिन ये चंबल वाला क्षेत्र ही खासतौर पर कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। 58वां टाइगर रिजर्व स्थान कौन सा है? वही अभी मैंने जिसकी चर्चा की, मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1958 में। अभी क्या सब लगा है? राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व इसको मिल गया है, अभी टाइगर रिजर्व हो चुका है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, साथ साथ में यहाँ पे टाइगर हो गया। अब क्या हो गए? टाइगर रिजर्व। ठीक है। क्षेत्रफल यदि हम देखें तो 355 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। कहीं कहीं आप इसमें 375 भी देखेंगे, 375, क्योंकि ये पूछा जा सकता है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब चूंकि चर्चा में है इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए, 355 और 375। प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं जो हम अक्सर पढ़ा करते हैं? तो एक है सांख सागर झील और एक है माधव सागर झील। ये दो हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक यहाँ पर शिकारगाह भी है। होता क्या था, यहाँ पर बाघ तो है ही, और बाघ को एक समय था, हम आजादी से पहले यदि देखें तो बाघ का शिकार बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था। राजा महाराजा अपने आप को ताकतवर बताने के लिए एक तरीके से इनका शिकार किया करते थे। फिर इसके बाद भी शिकार होते थे। फिर बाद में इनके जो शिकार होने लगे वो किस लिए होने लगे? इनकी मुख्यतः जो खाल है, खाल की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में उनको उसकी कीमत मिलती है, इसलिए भी इनके शिकार किए जाने लगे। तो पहले ये शिकारगाह के नाम से प्रसिद्ध था। अगर आप देखेंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे शिवपुरी में हुए जो शिकार बाघों के, तो पुराने पुराने राजाओं की जो फोटो है वो भी आप देखेंगे। जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की भी आप फोटो उसमें देख लेंगे कि यहाँ पर शिकार किया जाता था। अब मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, है ना। ये है टाइगर रिजर्व, कान्हा, पेंच, बांधव, सतपुड़ा। याद रखिएगा ये पूरे के पूरे कब हुए हैं? 2007 में। ये पूरे के पूरे एक एक करके 2007 में टाइगर रिजर्व बने थे। ठीक है, ये पन्ना भी इसी के साथ में ही है, तो याद रखिएगा पन्ना पे मैंने ऐसे निशान बना दिया। ये भी 2007 में हुआ, ये भी 2007, ये भी 2007 और ये सतपुड़ा भी 2007। क्लियर है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और रातापानी, रातापानी बिल्कुल अभी अभी बना हुआ है, तो ये कब है? 2024 में। ठीक है।
2024 में। वहीं वीरांगना दुर्गावती की यदि हम बात करें तो ये कब बना था? 2023 में बना था। कब बना था? 2023 में। और अब ये बचा पन्ना। तो पन्ना कब बना है? पन्ना बना है 2011 में। क्लियर? इनके सन आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है सन को लेके, है ना। आजकल ऐसा चल रहा है कि थोड़ा डीप पूछ लेते हैं। ये तो पूछेंगे ही किस स्थान पर है, स्थान अक्सर हम याद कर लेते हैं, हम सन में ही कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा 2007, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पन्ना ये 2007 में बनी थी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जॉर्ज कैसल, ये वो भवन है जहां पर अंग्रेज आकर यहाँ पर रुका करते थे। क्योंकि शिवपुरी वाला जो क्षेत्र है वो अधिकतम देखा जाए तो सिंधियाओं का क्षेत्र है। उनकी मित्रता अंग्रेजों से काफी ज्यादा थी, जैसा कि हमने 1857 की क्रांति वगैरह में भी देख रखा है ना। चलिए उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा, देख लेते हैं जॉर्ज कैसल। यह महल 1911 में ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया शासन के द्वारा इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के लिए एक रात के ठहराव के लिए बनाया गया था। सोचिए वो अभी तक है, सिर्फ एक रात को ठहरेंगे इसलिए उनका महल बनवाया गया था, जो आज भी है। आप सोचिए मतलब कितनी वैल्यू थी उस स्नान की, जब वे बाघों के शिकार करने के लिए जंगल की यात्रा के लिए यहां पर आए थे। बाघों का शिकार करने के लिए आए थे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहां पर बाघों का शिकार भी किया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये जान लेना बहुत जरूरी है, खासतौर पर मेंस के विद्यार्थियों के लिए। यह एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है भैया। बाघों के संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसका गठन 2006 में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2006 में, याद रखना, अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं 1969 में पूर्णतः जो शिकार हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 1969 में। लेकिन एक प्रभावी कानून चाहिए था, तो वो कब जाकर बनता है? तो वो बनता है 1972 का जो अधिनियम है उसके तहत बनता है। हालांकि जो इन पर एक नकेल कसनी थी, बाघ का ही नहीं, साथ साथ में जितने भी जो वन्य जीव हैं उनके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर इसके लिए एक कानून बनाया गया जो 1972 में ही आया, तो उसी का संशोधित रूप फिर 2006 में। क्लियर है? उद्देश्य देख लेते हैं क्या उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे वैधानिक अधिकार प्रदान करना है, बिल्कुल, जिससे देश की संघीय संरचना के तहत राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन का जो मजबूत आधार है तैयार हो सके। साथ ही यह टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन में केंद्र और राज्यों की सहभागिता एवं जवाबदेहिता को प्रोत्साहित करता है। यानी केंद्र और राज्य दोनों ही साथ में सहभागी होकर काम करें, साथ मिलकर काम करें। ऐसा नहीं हो कि भैया एक ने अपना पल्ला झाड़ लिया, साथ में काम करें आगे चलकर, है ना। जो उनका मैनेजमेंट हो वो साथ में हो। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर भारत की एक महत्वाकांक्षी वन्य जीव संरक्षण पहल है जिसकी शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी। ये बार बार पूछा जाने वाला है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब से चालू हुआ है ना, बार बार पूछा जाता है। तो ये कब से चालू किया गया है? 1973 से। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से समर्पित टाइगर रिजर्व स्थापित कर बाघों के प्राकृतिक आवासों में उनके सुरक्षित अस्तित्व और संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इसका मतलब समझे, बहुत शुद्ध हिंदी है, समझिए क्या है। देखिए कोई भी जानवर हो, यदि हम उसके लिए पकड़ लेते हैं, अपने पास में रखते हैं, तो फिर वो उस तरीके से नहीं रह पाता है जैसा उसको रहना चाहिए। वो एक प्रकृति का हिस्सा ना होकर मानव का कहीं ना कहीं गुलाम बन जाता है। जैसे हम सर्कस में देखते हैं, चिड़ियाघर में देखते हैं। ये जो व्यवस्था है प्रोजेक्ट टाइगर, इसमें वो अपने ही क्षेत्र में रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। उनको जो शिकारियों से समस्या थी, डर था, उसको वहां पे खत्म कर दिया गया है। इस तरीके का प्रबंधन कि अपने ही जगह पर, अपने ही स्थान पर, अपने ही मर्जी से जिस तरीके से रहना हो जैसे वो रहते हैं। इसीलिए क्योंकि वो उसी के अनुकूल हैं, उसी वातावरण में हैं और अच्छे से रह रहे हैं, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। जो एक पारिस्थितिकीय तंत्र है वो भी बना रहेगा। इसीलिए अब देखिए, तो अगर आप समझेंगे रिजर्व स्थापित कर बाघों के प्राकृतिक आवासों में, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल है, उनके सुरक्षित अस्तित्व और संरक्षण यानी उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, यही टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब इसको समझ गए होंगे आप। चिड़ियाघर अलग है, ये टाइगर रिजर्व है, जिससे उनकी आबादी को स्थायी रूप से संरक्षित रखा जा सके। क्योंकि उनके शिकार नहीं होंगे, है ना, वो भी किसी का शिकार नहीं करेंगे क्योंकि वो क्षेत्र प्रतिबंधित हो जाता है। लोग आते हैं देखने के लिए, ऐसा नहीं है, पर एक सीमित क्षेत्र तक आते हैं। ऐसा नहीं है जंगल में चले गए, घुस गए।
चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर आप समझ गए होंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसको समझ लेते हैं। यह वन्य जीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके संरक्षण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यह वन्य जीवों, याद रखना इसमें पौधे भी शामिल हैं, वन्य जीवों, पौधों और उनसे बने उत्पाद के व्यापार, विनिमय और नियंत्रण के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ऐसा नहीं है किसी का भी शिकार कर लिया, जाके उसकी खाल को बेच दिया, कोई भी पेड़ ले लिया, उसको उखाड़ दिया। उनके अपने नियम हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने भारत में बाघ संरक्षण की नींव रखी और राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसने राज्य सरकार के अधिकारों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की अवधारणा को भी पेश किया। वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन के बाद, अभी अपन इसके पहले पढ़ा था, के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, ये भी बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। क्या है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना हुई, जिसके तहत एक व्यापक बाघ संरक्षण योजना तैयार की गई, जिससे बाघों के संरक्षण को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। NTCA, इसको याद रखना है। 1972 जो उनका संरक्षण अधिनियम है, वो भी आपको याद रखना है। थोड़ा बाघ का परिचय देख लेते हैं। इसके पहले अपन ने एक क्लास ली थी जो कि शेरों से संबंधित थी। एशियाटिक शेरों की जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ रही है, उसी पर वो क्लास थी। तब भी हमने देखा था शेर का पूरा परिचय, इसमें हम बाघ का परिचय देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, बार बार पूछा जाता है। यह साइबेरियाई समशीतोष्ण जंगलों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप और सुमात्रा पर उपोष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय जंगलों तक पाया जाता है। यह बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है और पैंथर जीनस का एक सदस्य है। आप बिल्ली को कभी देखना और बिल्ली को आप सोचना कि अगर इसको बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एकदम बिल्कुल जैसा बाघ दिखता है, टाइगर दिखता है, बिल्कुल वैसी ही आपको दिखने लगेगी। ये बिल्ली की प्रजाति से ही संबंधित है। इनको बड़ी बिल्लियां भी कहा जाता है। परंपरागत रूप से बाघों की 8 उप प्रजातियों को मान्यता दी गई है, जिनमें से 3 तो विलुप्त ही हो चुकी हैं। ये हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, मुख्यतः हमें 58वें जो टाइगर रिजर्व है उस पर फोकस करना था। खतरा, आवास क्षेत्र का विनाश, आवास विखंडन और अवैध शिकार, इनके लिए ये खतरा हमेशा ही बना रहता है। टाइगर रिजर्व भी बन गए हैं, लेकिन कहीं जब ऐसा हो जाता है कि शिकारी आसपास में है तो कहीं ना कहीं इनका शिकार कर लेते हैं। अब लेकिन इनका शिकार कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सरकार बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देती है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो शहर के व्यक्ति हैं या जो गांव के व्यक्ति हैं, कभी ना कभी उनके क्षेत्र के आसपास पहुंच जाते हैं तो उनका शिकार हो जाते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सब जो खतरे हैं वो बने रहते हैं। देखो 13 टाइगर रेंज। अब ये टाइगर रेंज कौन कौन से हैं, इन देशों को देख लीजिएगा आप। जैसे भारत है इसी टाइगर रेंज के अंतर्गत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, ये वियतनाम है याद रखिएगा, माँ है, चीन और इंडोनेशिया। ये 13 टाइगर रेंज हैं। जो टाइगर है वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास ही रहते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, अब देखिए, अब जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस है, जो बिल्लियों का समूह है, उसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें आता है तेंदुआ, हिम आएगा, सॉरी तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जैगुआर आपने नाम सुना होगा ये है, प्यूमा है। इस प्रकार ये 7 बड़ी जो बिल्लियां हैं उन्हीं के संरक्षण के लिए भारत के द्वारा इसको शुरू किया गया था। क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। ठीक है, यही है 7 बड़ी बिल्लियां जो भी मैंने आपसे चर्चा की थी, वही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे चीता है और टाइगर है, जैगुआर है, इन सभी में अंतर होता है कहीं ना कहीं। जो चीता होगा उसके शरीर पे कहीं ना कहीं बिंदी बिंदी टाइप की होंगी, वो चीता हो जाता है। बाघ जो टाइगर है उसमें धारियां होती हैं, और इसी प्रकार जो जैगुआर होता है उसमें भी धारियां होती हैं, पर वो अलग तरीके से होती हैं। इन सभी में कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। हालांकि शरीर का भी अंतर होता है ना। चलिए, पर्यावरण संतुलन। अब इन सब के लिए ये सब करने की आवश्यकता क्यों है? बाघ खाद्य श्रृंखला, जैसे मैंने बताया, पारिस्थितिकीय संतुलन खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है। ठीक है भैया। जैव विविधता संरक्षण, बाघों का संरक्षण उनके आवास में रहने वाले अन्य वन जीवों और पौधों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। बिल्कुल। पर्यटन एवं आर्थिक लाभ, भैया लोग इनको देखने के लिए आते हैं बाहर से।
बाघ अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के आगमन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। आप देखते होंगे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, टाइगर रिजर्व हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्यटन की जो भीड़ है वो लगातार बनी रहती है। और जब पर्यटन में बाहर के लोग आते हैं, जिसमें से बहुत सारे विदेशी भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ होता है। संस्कृति और धरोहर, बिल्कुल, बाघ भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है और इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी प्राप्त है। सबसे बड़ी बात है, जिसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है, यदि उसका शिकार किया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो बहुत ही निंदनीय बात हो जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसको बचाना भी जरूरी है। जलवायु परिवर्तन से बचाव, बाघों के जंगलों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि ये वन कार्बन संग्रहणों में सहायक होते हैं। कहीं ना कहीं जो कार्बन संग्रहण है उसमें भी ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। चलिए अब हम आज के प्रश्न को देख लेते हैं कि भैया प्रश्न क्या है। आप लोगों के लिए छोटा सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कब घोषित किया गया है? अब इसको आप लोग बताइएगा। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कब घोषित किया गया था? इसके अलावा और भी यदि आपको इसकी जानकारी हो तो आप लोग बताइएगा। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इसके बाद में एक दो क्लासें ऐसी और होंगी जिसमें अपन इनके एमसीक्यूज को लेके आएंगे। मतलब उस क्लास के कुछ हो जाएंगे, कुछ इस क्लास के हो जाएंगे, तो मिक्सअप हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। चूंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार एमसीक्यू आप क्यों नहीं लेके आए, तो मैंने आपको बता दिया है। ऐसी 2-3 क्लासें हैं, छोटी क्लासें हैं, उनके जो एमसीक्यू होंगे अपन साथ में लेके आएंगे। ठीक। नमस्कार। आज की ये जो क्लास है यहाँ पर अपन इसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगली क्लास।